तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी की कप्तानी जबरदस्त चल रही है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स गवाह रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में लौटकर आया तो वो सियासी पिच को समझ नहीं पाया। तीसरी पारी में प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बेहतर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जब भी कोई तीसरी बार सत्ता में आया है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो गई है। फिर नरेंद्र मोदी की रेटिंग कैसे बढ़ रही है? 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया कि मुसलमान, ईसाई, सिख, मोदी ने तीनों के लिए हेडलाइंस बना दी है। क्या थर्ड इनिंग के बाद फोर्थ इनिंग की तैयारी में भी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? ये सब आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तीसरे टर्म में, तीसरे कार्यकाल में, तीसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, थर्ड टर्म में, अपने तीसरे टर्म में, अभी थर्ड टर्म की सरकार, तीसरे टर्म में, थर्ड टर्म, तीसरे टर्म में, हमारे तीसरे टर्म में, मेरे तीसरे टर्म में, मेरे तीसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। 2025 का जनवरी आ गया। मोदी का तीसरा टर्म शुरू हुए 208 दिन, 4,992 घंटे, 2,99,520 मिनट बीत गए। अब 2029 तक मोदी के पास 1,620 दिन हैं, 38,880 घंटे हैं, 23,32,800 मिनट हैं। मोदी अगले 231 हफ्तों तक पूरी तरह सिक्योर हैं। यानी 2029 तक नरेंद्र मोदी ही हैं। तो क्या 2029 के आगे भी नरेंद्र मोदी ही हैं? मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। हिंदुस्तान की सियासत में या तो कोई थर्ड टर्म तक स्टे नहीं कर पाया, या जो कर पाया वो लड़खड़ाया। थर्ड टर्म में मोदी का रास्ता भी डगमगाया, फिर भी मोदी ने ग्राफ कैसे बढ़ाया? मोदी ने जीत की हैट्रिक बनाई 2025 से 2029 तक, और 2029 से आगे भी देश का कॉन्फिडेंस मोदी पर ही क्यों है इतना हाई? 24 में मोदी की सिर्फ सीटें घटी, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ी। तभी तो देश और दुनिया भर में मोदी 3.0 वाली हेडलाइन बनी। यह कैसे हुआ? 2025 में थर्ड टर्म की सरकार चला रहे मोदी के राइज को पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लीडर्स की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से हर लीडर का ग्राफ डाउन हुआ। नंबर्स मोदी के भी घटे, लेकिन फिर भी वो बाकी सबसे आगे ही रहे। कैसे? पहले यह समझिए। हिंदुस्तान की सियासत में बैक टू बैक 3 चुनाव सिर्फ 2 नेताओं ने जीते। पहले पंडित नेहरू और अब नरेंद्र मोदी। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू ने 364 सीटें जीती। 1957 में यह आंकड़ा 371 सीटों तक पहुंच गया, जबकि 1962 के चुनाव में पंडित नेहरू 361 पर आकर रुक गए। यानी थर्ड टर्म की सरकार में पंडित नेहरू के पहले और दूसरे टर्म से भी कम सीटें मिली। मोदी 14 में बढ़े, 2009 में 116 से 2014 में 282 तक पहुंचे। मोदी 19 में बढ़े, 14 में 282 से 2019 में 303 तक पहुंचे। 2024 में मोदी घटे, 2019 के 303 से 24 में 240 पर आकर रुके। यानी मोदी के केस में भी थर्ड टर्म में सीटों के लिहाज से नुकसान कमोबेश नेहरू जैसा ही हुआ। कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार।
सेकंड टर्म के मुकाबले थर्ड टर्म में मोदी को 63 सीटों का घाटा जरूर हुआ, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी डीप नहीं हुई। और अब 2025 में मोदी की लेगेसी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जबकि थर्ड टर्म पंडित नेहरू के लिए चुनौती लेकर आया। 1962 में थर्ड टर्म में पंडित नेहरू को क्या मिला? उन्हें अपने थर्ड टर्म में इंडिया चाइना वॉर मिली। 2024 में मोदी को थर्ड टर्म में क्या मिला? हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में हिस्टोरिक मैंडेट मिला। 1967 में इंदिरा गांधी आई, उनकी पहली चुनावी जीत पर हेडलाइन क्या बनी? हेडलाइन बनी कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत विपक्ष मिला। 1962 में लोकसभा की 361 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1967 में 283 सीटों पर आ गई, यानी उसकी 78 सीटें घट गईं। 1971 में इंदिरा गांधी 352 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन 1962 में फिर भी 9 सीटें कम पर ही रहीं और दिसंबर 1971 आते आते भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। यानी पंडित नेहरू थर्ड टर्म में बेहद कमजोर होकर लौटे, जबकि इंदिरा गांधी 1967 और 1971 की जीत के बाद 1977 का चुनाव गंवा बैठी। इमरजेंसी के बाद की चुनौती से पार न पा सकी। उन्नीस 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी जरूर हुई, लेकिन 80 में भी वो 1971 वाली टैली से सिर्फ एक सीट आगे बढ़ पाई, 353 तक ही पहुंच पाई। 84 आते आते पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। इंदिरा के लिए वो फेज चुनौती बनकर आया। इंदिरा की लोकप्रियता डीप होती चली गई। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की दुखद खबर आ गई। थर्ड टर्म के बाद पंडित नेहरू डाउन हुए। सेकंड टर्म के बाद इंदिरा गांधी का ग्राफ गिरा। राजीव गांधी का भी यही हाल हुआ। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली। यह हिस्टोरिक मैंडेट था और तब बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। लेकिन 1989 आते आते सब पलट गया। कांग्रेस 414 से 217 सीटें घटकर 197 सीटों तक पहुंच गई और बीजेपी 2 सीटों से 83 सीट बढ़कर 85 पर पहुंच गई। चौरासी के बाद राजीव गांधी का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि वो लगातार नीचे होते चले गए। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना राजीव गांधी को भारी पड़ा। इंटरनेशनली राजीव की श्रीलंका पॉलिसी फेल हो गई। हम गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को मजबूती से चलाना चाहते हैं। इस तरह से चलाना चाहते हैं कि आप खुद बनाएं, आप खुद चलाएं। नेशनली राजीव गांधी के टाइम में शाहबानो केस हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया और इन्हें एक्सपोज करने वाले उन्हीं के लोग थे। आंध्रा को चलाना है। हमारा ध्यान अपने वोट को मजबूत करने के लिए राजीव ने मंदिर का ताला तो खुलवाया, शाहबानो को भी मुद्दा बनाया, लेकिन राजीव को न हिंदू मिले न मुसलमान मिले। कांग्रेस धीरे धीरे साफ होने की दिशा में आगे बढ़ गई। Elections at the local level really break across all these barriers. कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। जो राहुल गांधी इन दिनों जाति जनगणना की डिमांड करते फिर रहे हैं, आरक्षण वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी कहा करते थे कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद मनमोहन सिंह का दौर आया। यूपीए 1 में ही 26/11 का हमला हो गया। यूपीए 2 में घोटालों पे घोटाला हो गया। बाकी सब पर दाग लगे। इकलौते मोदी ऐसे थे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में भी बेदाग रहे। जो नेहरू, इंदिरा और राजीव के केस में हुआ, वो मोदी के केस में नहीं हुआ। यहां तो उल्टा हुआ। मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, 370 को भी दफन किया।
ईमानदारी और राष्ट्रवाद ये मोदी का सबसे बड़ा कवच है, जिस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। मोदी का थर्ड टर्म सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से हिस्टोरिक नहीं है, इंटरनेशनली भी मोदी के आगे दूर दूर तक कोई नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं, वो भी हर बार अपना फुल टर्म खत्म करने के बाद उसी कंसिस्टेंट वोट शेयर के साथ। वैसे तो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीते, लेकिन ये चारों विक्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिली। कनाडा के पियरे ट्रूडो ने 1968, 1972 और 1974 में लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन वो अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो भी 2015, 2019 और 2021 में 3 चुनाव जीते, लेकिन सेकंड टर्म में उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जापान के शिंजो आबे भी 2012, 2014 और 2017 में लगातार 3 बार जीते, लेकिन उनकी एक भी सरकार फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। यही हाल ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के साथ हुआ। इन दोनों ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन किसी भी टेन्योर को इनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। 2025 के अनस्टेबल वर्ल्ड में स्टेबल लीडरशिप के मामले में नरेंद्र मोदी कैसे सबसे आगे हैं, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। अमेरिका ने पहले ओबामा को देखा, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, फिर कमला हैरिस आई, अब फिर से ट्रंप आए हैं। ब्रिटेन में डेविड कैमरन आए, वो गए, तो थेरेसा मे आई, वो गईं, तो बोरिस जॉनसन आए, फिर लिज ट्रस ने मोर्चा संभाला, उनके बाद ऋषि सुनक आए, और इस वक्त कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टोनी अबॉट, मैल्कम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन को टेस्ट किया, अब एंथनी एल्बनीजी पीएम हैं। इटली में मैटियो रेंजी आए, फिर पाओलो गेंटिलोनी आए, फिर गिसेप कॉन्टे आए, फिर मारियो ड्रैगी आए, और अब जियोर्जिया मेलोनी वहां की पीएम हैं। जापान ने शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, फुमियो किशिदा सबको ट्राई किया, अब शिगेरू इशिबा वहां के पीएम हैं। ब्राजील ने डिल्मा रोसेफ के बाद मिशेल टेमर को राष्ट्रपति चुना, फिर जेयर बोल्सोनारो आए, और अब लूला डा सिल्वा वहां के राष्ट्रपति हैं। इसी तरह अर्जेंटीना ने पहले क्रिस्टीना फर्नांडिस को राष्ट्रपति चुना, फिर मॉरिसिपो मार्सी आए, फिर अल्बर्टो फर्नांडिस आए, और अब जेवियर मिली वहां के राष्ट्रपति हैं। यानी एक ऐसी अनस्टेबल दुनिया जहां अलग अलग देशों ने 4-4, 5-5 पीएम या राष्ट्रपति पिछले 11 सालों में देख लिए, वहां नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो स्टेबल लीडरशिप के मामले में अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं। सवाल है कि 24 में 240 पर आने के बाद मोदी ही सबके फेवरेट क्यों हैं? इसका जवाब भी इन्हीं 240 सीटों में छिपा है। मोदी के लिए 240 का वर्डिक्ट ही यह था कि वो सबके साथ चले, मिलजुल कर चले। सबको साथ लेकर चलने का मतलब सिर्फ एनडीए अलायंस नहीं है। यहां सबको साथ लेकर चलने का मतलब उन समुदायों से है जो मोदी को वोट नहीं करते। इसीलिए 2025 में मोदी उन समुदायों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बीजेपी के आसपास भी कभी नहीं फटके। सत श्री अकाल जी। 25 में जनवरी के पहले हफ्ते में मोदी ने इसकी शुरुआत पंजाब के सेंसेशनल सिंगर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात के साथ की। ये वही दिलजीत हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपना पोस्टर बॉय बना रखा है। ये वही दिलजीत हैं जिनके वीडियोस को कांग्रेस का इकोसिस्टम हर दूसरे दिन अपनी टाइमलाइन पर घुमाता था।